हाय। मैं एक बार पुनः झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के आप सबों के बीच आया हूँ। आने वाले समय में झारखंड टेट एग्जामिनेशन होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कैसे क्रैक करें, कैसे उसमें अच्छे मार्क्स लाएं, कैसे उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आज से हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए। तो आप सभी कमर कस लें। आने वाले मार्च माह के अंतिम सप्ताह में एग्जामिनेशन होने की संभावना है, या अगर ज़्यादा बढ़ा तो अप्रैल में निश्चित रूप से होना ही है, क्योंकि ये सरकार की प्राथमिकता के तौर पे इसे देखा जा रहा है। तो जो टेट एग्जामिनेशन होना ही होना है। तो इसके लिए हम लोग को कुछ तैयारियां जो है हम अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, तो हम लोग आज भाषा शिक्षा शास्त्र से स्टार्ट कर रहे हैं। भाषा शिक्षा शास्त्र में हम लोग सीखेंगे 10 आयाम हैं, 10 टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिसको हम लोग जानने की आवश्यकता है। जैसे सीखना और अधिकरण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, व्याकरण शिक्षण, विविध कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ क्या है, यहाँ से प्रबल प्रश्न बनते हैं। भाषा कौशल, भाषा कौशल की समझ और मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल क्लासेस, ये सभी को छोटे छोटे टुकड़े में इसको निचोड़ करके आप सबों के बीच लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप सभी को डायरेक्टली प्रश्न जो है इससे जो पूछे जाएंगे उससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले थ्योरेटिकल देखेंगे, फिर उसको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देख लेंगे, ताकि जो प्रश्न आएंगे वो आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीखना क्या है, आज हम लोग सीखना और अधिग्रहण पर बात करेंगे। सीखना क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, कैसे हम लोग जानेंगे कि सीखे हैं। और सीखने का सामान्य अर्थ है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन, अपने जो हमारे व्यवहार में जो असातित परिवर्तन होता है, एक ज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, एक जानकारी के अनुसार जो परिवर्तन आता है, उसको हम लोग सीखना कहते हैं। और भी बहुत सारे आयाम हैं सीखने के लिए। तो जो डिफिनेशन बताता है, मनोविज्ञान जो बताता है, वो कहता है कि मनोविज्ञान ने सीखने के वैज्ञानिक ढंगों से परिभाषित करने की कोशिश की है, वैज्ञानिक ढंग से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, और हमारे व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है सीखना। परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है। सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन का अर्थ है कि हमारे व्यवहार में बहुत ऐसे परिवर्तन भी आते हैं जिसे हम सीखने की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। हालांकि वो भी सीखने का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ सीखना उस प्रक्रिया को इस सेंस में इसको रखा जा रहा है कि उसको हम सीखना इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो प्रेरणा है, जो उत्तेजना है, या जो कैटलिस्ट है, जो हमें प्रेरित करता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या सीखना है। तो जो हमारे एम होंगे, जो लक्ष्य होंगे, और उस लक्ष्य के प्रति हमारा जो सीखना है, उसी को हम सीखना मानेंगे। उसके सीखने के बाद में जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसको हम लोग सीखना कहेंगे। तो यहाँ हम लोग देखें, मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होता है, जो हम बार बार अभ्यास करते हैं और जो हमें अनुभव मिलता है कि हम, तथा जिसका उद्देश्य बालक के समायोजन में मदद करता है, बालकों के समायोजन के विकास में मदद करता है, उसको हम लोग सीखना कहते हैं। परिभाषा है सीखने का कि रिली तथा लेविस के अनुसार, रिली और लेविस ने कहा है कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। जो धारणीय युग परिवर्तन है, जिसको बोलते हैं सीखने का वो है हम जो हमारे आने वाले और भविष्य जो बीत चुके हैं और जो आने वाले हैं, दोनों के व्यवहार की तुलनात्मक परिवर्तन को हम सीखना कह सकते हैं। जैसे हम पहले क्या हमारा व्यवहार कैसा था, जब हम सीखे पढ़े लिखे, तो हमें किस आधार पर किसी के सामने बात करना है, क्या तथ्य देना है, क्या रखना है, ये सब सीखने के पश्चात हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया। तो ये हमारा सीखना है। थॉर्नडाइक के अनुसार उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उत्तेजना से जोड़ने का अधिगम सीखना कहलाता है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो हमारे सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर जो सामंजस्य की प्रक्रिया है, हम जिस सामंजस्य की प्रक्रिया के साथ सीखते हैं, वो सीखना कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन
प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने और प्रक्रियाएं सीखने की प्रक्रिया ही सीखना कहलाती है। क्रोक के अनुसार सीखना आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जो हम सीखता है, सीखना उसे कहते हैं जो हमारे आदत है, ज्ञान है, और जिसका हम अभिवृत्तियों का अर्जन करते हैं, वो हमारा सीखना कहलाता है। इसी तरह से सीखने की कुछ विशेषताएं भी दिया गया है, जो योकम और सिम्पसन ने इसका डेफिनेशन सिम्पसन ने इसको परिभाषित किया और बताया कि ये सब सीखने की विशेषता है। योकम और सिम्पसन के अनुसार सीखने की 10 विशेषताएं बताई गई है। पहला विशेषता है कि सीखना सार्वभौमिक है। दूसरा है सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है, ये भी सत्य है। तीसरा है सीखना विकास है, यदि हम सीख जाते हैं तो हम में डेवलपमेंट आता है, सही है। और सीखना परिवर्तन है, जैसे हम सीखते हैं तो हमारे आचार विचार सभी में परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं। सीखना अनुकूलन है। अनुकूलन का सामान्य अर्थ है कि हम जिस जगह रहते हैं, अगर हम सीखे हुए रहते हैं तो वो अनुकूलित हो जाते हैं, उसी वातावरण में हम अपने आप को समाहित कर लेते हैं। ये एक अनुकूलन है, उसके तरह एडजस्ट करते हैं, वो सीखना है। उसके बाद सीखना अनुभवों का संगठन है, एकदम जैसे जैसे हमारे अनुभव का विकास होते जाता है और उसमें क्या है, सीखने का संगठनात्मक रूप डेवलप होते जाता है। सीखना विवेकपूर्ण है। हम सीखना प्रक्रिया है और सीखना वातावरण की उपज है। और सीखना खोज करना है, सीखना भी एक प्रकार का खोज करना है। तो ये 10 विशेषताएं उन्होंने बताया है योकम और सिम्पसन ने। इनके द्वारा से सीखने की 10 विशेषताएं हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और दशाएं कौन कौन से हैं। अब सीखने के प्रभावित करने वाले कारक को भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। पहला, विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप जो है वो सीखने में अहम भूमिका निभाता है। तो सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा यदि हम कठिन और अर्थहीन सामग्री लेते हैं तो सीखने में कठिनाई आ जाती है, और उससे क्या होगा कि वो बच्चे जो सीखने का प्रयास करेंगे वो उससे विमुख हो जाएंगे। और अगर सरल और सर्वग्राही हो, आसान भाषा में समझने वाला हो, तो सीखने को सरल बनाया जा सकता है और आसानी से उसे अर्जित किया जा सकता है। इसीलिए विषय सामग्री का स्वरूप जो है वो उसके अनुरूप होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक में से हैं। यदि बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं हो तो वो सीखने की प्रक्रिया में अपने आप को समाहित नहीं कर पाते हैं। जिस बच्चे का स्वस्थ जीवन रहता है, जिसे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो सीखने की प्रक्रिया में ज़्यादा भाग लेते हैं और ज़्यादा सीख पाते हैं। उनका आईक्यू लेवल भी तेज गति से वृद्धि करता है, जिसके कारण वो सीखने की प्रक्रिया में ज़्यादा समाहित होते हैं। सीखने की इच्छा, यदि छात्र किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे सीख लेते हैं। यदि हम में जागृति उत्पन्न, यही जागृति उत्पन्न करना है, सीखने की चेष्टा जागृत करनी है, ताकि बच्चों में इच्छा उत्पन्न हो जाए कि हमें और क्या सीखना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे कागज़ का नाव बनाना सीख जाता है, तो वो हुर्रे हुर्रे करके बताता है कि मैंने कागज़ का नाव बनाना सीख गया। तो वो एक जिज्ञासा उसमें उत्पन्न हो गई। अब वो कागज़ का नाव नहीं, वो लोहे का नाव बनाने का प्रयास करने लगेगा। जब वो कागज़ से आगे सीखने का प्रयास करेगा तो वास्तव में वो लोहे का नाव बनाना शुरू कर देगा, और धीरे 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 वो और आयाम उसके बढ़ते चले जाएंगे। तो उसकी जिज्ञासा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वो सीखने की प्रक्रिया में और भी दक्ष होता जाएगा। प्रेरणा भी उत्प्रेरक का काम करता है। सीखने की प्रक्रिया में वो प्रेरणा एक इसकी विशेषता है, जो सीखने के कारक के रूप में काम करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरक बालकों को बातें सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसी तरह परिपक्वता, जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं, परिपक्वता हम में आ जाती है, और परिपक्वता के कारण ही वो ज़्यादा शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं। अतः वे सीखने की प्रक्रिया का कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। अगर उसमें परिपक्वता आ जाती है तो वो कठिन से कठिन काम को आसानी से सरलता से सीखने का प्रयास करते हैं। सीखने का उचित वातावरण, यदि हम सही वातावरण का इस्तेमाल करते हैं तो ये सीखने के लिए उसके लिए सही प्लेटफॉर्म होता है। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर वरना बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के बाहर का वातावरण शांत होना चाहिए और निरंतर शोरगुल से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया में हट जाती है। यदि बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और बाहर में कोई खेल का आयोजन किया जा रहा है
तो वहाँ से जो आवाज़ आएगी वो बच्चे को डिस्टरबेंस करेगा और वो बच्चे सीखने की प्रक्रिया में बार बार दिग्भ्रमित हो जाएंगे। इस तरह से सीखने के लिए उचित वातावरण भी तैयार करना है। और अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक को भी सीखने की प्रक्रिया में अपने आप को सही तरीके से वातावरण तैयार करके उनके बीच जाना चाहिए, ताकि बच्चे को कम मेहनत में कम समय में ज़्यादा सिखाया जा सके। सीखने की विधि सरल और सुग्राह्य होनी चाहिए, ताकि अगर हम ऐसे विधि का टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो बच्चे को उससे अवेयर ही ना हो और वो उसको जानते ही ना हो, तो ये पद्धति भी थोड़ा सा ऐसा नहीं लेना चाहिए जिससे वो बच्चे अवेयर ना हो। तो सीखने की विधि सरल और सुगम होनी चाहिए। सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से है। यह विधि जितनी ही अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है, सीखना उतना ही अधिक सरल होता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल और खेल कराकर सीखना, लर्निंग बाय डूइंग विधियों का प्रयोग करने से बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। और आगे के लिए हम लोग देखते हैं सीखने की प्रभावशाली विधियां क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं सीखने के बहुत सारे प्रभावशाली विधियां हैं। पहले करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग जो है वो बहुत ही फेमस है। जब हम लोग करके सीखते हैं तो वो संज्ञान में रहता है और वो कभी भी इमिट नहीं होता है, हमारे मस्तिष्क से वो छप जाता है और वो हटता नहीं है। निरीक्षण करके सीखना, किसी चीज़ को अगर हम जैसे हम किसी चीज़ को जानने का, हमको नेत्रहाट के बारे में जानना है, तो नेत्रहाट का निरीक्षण करके हम जो चीज़ सीख पाएंगे वो हमारे मेमोरी में हमेशा स्मरण रहेगा। इसीलिए बच्चों को पर्यटन से जोड़ करके उस स्थल के निरीक्षण करवा करके उसे सीखने का प्रयास कराने से वो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। परीक्षण करके सीखना, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चे तो जल्दी उसको सीखेंगे और वो बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। सभी ग्रुप में तैयारी करके बच्चे को अगर सिखाया जाए तो इससे बच्चे सीखने में सहयोग होता है। और ये 4 विधियां थी। मुख्य सामूहिक विधियां निम्नलिखित है, जैसे वाद विवाद विधि है, वर्कशॉप विधि है, सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि है, मिश्रित विधि द्वारा सीखना। ये सब सभी विधियां हैं जिससे हम लोग बच्चे को सिखाने में प्रयास करेंगे। करके सीखना जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड है, ये डॉक्टर मेस का कथन है। डॉक्टर मेस ने कहा था कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरना शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। अब करके सीखने से प्रश्न बनता है कि डॉक्टर मेस ने ये डूइंग बाय लर्निंग मेथड का जो क्लियरिफिकेशन दिया, उनके अनुसार इन्होंने ही कहा कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं है वरना शरीर के अवयव में है। मस्तिष्क में नहीं, शरीर के वरना शरीर के अवयव में। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। योकम और सिम्पसन के द्वारा ने लिखा है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। तो निरीक्षण करते हैं तो सभी चीज़ हम उसको लाते हैं। परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है, परीक्षण के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, कॉल्सनिक ने लर्निंग बाय ग्रुप मेथड जो था कॉल्सनिक का था। कॉल्सनिक की धारणा इस प्रकार है कि बालकों को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य और उत्तम बनाने, उनके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियों कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। एक इनका था, कॉल्सनिक का था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी डॉक्टर मेस का, योकम सिम्पसन का, कॉल्सनिक का, ये सभी इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न बनेंगे और ये सब याद रखने की आवश्यकता है। मिश्रित विधि द्वारा सीखना, अगर मिश्रित विधि जो है लर्निंग बाय मिक्स मेथड, सीखने की 2 महत्वपूर्ण विधि हैं, पूर्ण विधि और आंशिक विधि। पूर्ण विधि और आंशिक विधि होता है होल मेथड और पार्ट मेथड। पहली विधि में छात्रों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों से संबंधित जो संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरी विधि में पाठ्य विधि को खंडों में बांट दिया जाता है और आधुनिक विचारधारा के अनुसार इन दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। सीखने की स्थिति का संगठन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जब हम सीखते हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सीखने के कार्य को सरल और सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि सीखने की स्थिति का संगठन यह तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि इसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हो और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग किया जाए। सीखने के नियम का और सिद्धांत, इसके सीखने के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक का जो नियम था उसको हम लोग जानेंगे। मुख्य नियम क्या था? अभ्यास का नियम, संतोष का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास के नियम और संतोष का नियम। उसके बाद थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को विस्तारित किया है। इस नियम के अनुसार सभी जीव जंतु प्राकृतिक नियम अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह सीखने के भी कुछ नियम है। इनमें से ई एल थॉर्नडाइक जो कि नियम सर्वाधिक मान्य है। इनमें से 3 मुख्य और 5 गौण नियम है। 3 गो मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है जो निम्न है। मुख्य नियम में आता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और संतोष का नियम। ये 3 मुख्य नियम है। गौण नियम कौन है? अभिवृत्ति का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और परिवर्तन का नियम। ये सब इंपॉर्टेंट है। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 आते हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और संतोष का नियम। गौण नियम के अंतर्गत 5 आते हैं: अभिवृत्ति का नियम, अभिप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और परिवर्तन का नियम। तो ये मुख्य नियम हमारा है। तत्परता का नियम, इस नियम के अनुसार बालक में सीखने हेतु तत्परता होती है और वे शीघ्रता से सीख जाते हैं। अभ्यास का नियम, इस नियम के अनुसार बार बार अभ्यास करने से सरलता से सीखा जा सकता है। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। संतोष के नियम, इस नियम के अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें संतोष प्रदान करता है। अतः जिस कार्य में हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उस कार्य को हम शीघ्रता से सीखते हैं। गौण नियम क्या है? गौण नियम है अभिवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने से हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी अभिवृत्ति किसी कार्य को सीखने की है तो हम शीघ्रता से सीखते हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उनकी अभिक्रियाएं अपनाते हैं जिनमें से सफलता असफलता प्राप्त होती है, परंतु हम कुछ समय में उस कार्य को करने में सरल और उपयुक्त विधि का प्रयोग प्राप्त हो जाती है। उपयुक्त विधि हम जब करके सीखते हैं तो उसमें से जो भी कमियां रह जाती है उसका हम निराकरण करते हैं और फिर अगले बार वो आसानी से हम लोग कर पाते हैं। उसी तरह आत्मीकरण का नियम, इस नियम के अनुसार जब भी हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको आत्मसात और पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेते हैं। आंशिक क्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार शिक्षक विषय सामग्री को छोटे छोटे सरल और सुग्राह्य खंडों में विभक्त कर छात्रों को समझ प्रस्तुत करते हैं जिससे सीखना सरल और प्रभावी हो जाता है। परिवर्तन का नियम है, इस नियम के अनुसार पहले की गई क्रिया उसी के समान दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार प्रकट होती है जिसमें क्रिया का स्वरूप मूलतः वही रहता है। इसी प्रकार हम लोग सीखने के जो गौण नियम थे उसको 5 को जाना, मुख्य नियम जो थे उसको 3 को जाना। उसी तरह कुछ सिद्धांत है, सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से कुछ सिद्धांत जो है उसको जानने का आवश्यकता है। जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है उसको हम लोग देखते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने विशेष परिस्थितियां या उद्दीपक होते हैं। बिना उद्दीपक का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। जिनके साथ यह विशिष्ट प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है भविष्य में उसी प्रकार उद्दीपक होने पर उसकी उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। इस प्रकार उद्दीपक प्रतिक्रिया में एक संबंध उत्पन्न हो जाता है और इस सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि का विशेष महत्व दिया जाता है। हम बार बार प्रयास करते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत है, इसमें जो बार बार प्रयास करते हैं जो त्रुटि रहता है उसको हम निराकरण करते हैं धीरे धीरे, और फिर प्रयास करते हैं, फिर त्रुटि का सुधार करते हैं। इससे क्या होता है, हम परिपक्व हो जाते हैं और वो फिर हम उससे संबंधित हो जाते हैं और वो हम सीख जाते हैं। प्रबलन का सिद्धांत दूसरा है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक अमेरिकी वैज्ञानिक C.S. हॉल ने थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों के आधार पर किया था। थॉर्नडाइक और पावलोव जो सिद्धांत दिए उसी के आधार पर इन्होंने किया। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। जैसे जैसे हमारी जो आवश्यकताएं होती है उसके आधार पर हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे एक पिंजड़े में बंद भूखा पशु बाहर से भोजन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, अंततः वह बाहर निकलना सीख जाता है। अतः हॉल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा आता है। इसी तरह आवश्यकता तो आविष्कार की जननी यह चरितार्थ है।
तो ये सिद्धांत भी प्रबलन का सिद्धांत कहलाता है। संबंध प्रतिक्रियावाद सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया इस सिद्धांत के प्रतिपादक I.P. पावलो ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार टपकना एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है, परंतु अस्वाभाविक उद्दीपक मात्र घंटी बजाने के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे तो इस संबंध को संबंध सहज क्रिया या संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। देखिए ये घटना है जो पावलो ने जो कुत्ते को क्या किया था, उसको भूखा रखा और एक समय में वो प्रत्येक दिन जो है वो खाना उसी टाइम पर देता था और एक घंटी उसमें एक घंटी लगा दिया था, घंटी बजने के साथ ही उसको खाना दिया जाता था। तो वो उसका हैबिचूट हो गया, एक दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन होता था। अब घंटी बजने के साथ ही उसमें लार टपकना लगता था, तो जिससे